हेलो एवरीवन, आई एम अमित मंडलोई। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ब्राउज एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू। 5वां और 6वां शेड्यूल किस लिए संविधान में रखा गया है, किस चीज के लिए रखा गया है, उसके बारे में प्रश्न है। सबसे पहला ऑप्शन है कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब के हितों के संरक्षण के लिए। सेकंड है डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन द स्टेट। थर्ड ऑप्शन है डिटरमाइन द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पंचायत। फोर्थ ऑप्शन है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट्स। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ए, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। 5वां और 6वां शेड्यूल बेसिकली शेड्यूल ट्राइब के कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है, ताकि उनका जो विशेष संस्कृति है उसको संरक्षण प्रदान किया जा सके। 5th और 6th शेड्यूल में किसी भी रीजन को रखने के कारण उन रीजन्स में डायरेक्टली पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लॉज इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। उसके लिए गवर्नर और प्रेसिडेंट की अनुमोदन की जरूरत, परमिशन की जरूरत लगती है। तो इसलिए 5th और 6th शेड्यूल का प्रोटेक्शन जो है वो कुछ ट्राइबल एरियाज डिमांड करते हैं। हाल ही में ये काफी ज्यादा चर्चा में भी था, क्योंकि लद्दाख में जब से यूटी बना है तब से एक आंदोलन चल रहा है कि उन्हें 6th शेड्यूल का यूटी का दर्जा दिया जाए, जिससे कि उनके यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन का संरक्षण हो पाए। तो ये कुछ प्रावधान इससे संबंधित है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ऑफ एमपी इज। मध्य प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो इसमें 4 ऑप्शंस देके रखे हैं, दतिया, हरदा, शिवपुर और डिंडोरी। हरदा सही आंसर होगा। हरदा इसलिए सही आंसर होगा क्योंकि हम बात करें 2011 सेंसस की, तब तक 2 नए जिले नहीं बने थे। एक जिला 2013 में हमने बनाया जिसका नाम क्या है, आगर मालवा, और एक जिला बना है 2018 में जिसका नाम है निवारी। तो ऐसे 2 जिले जो है बाद में बने हैं, और इन दोनों जिलों का जो आबादी है, जनसंख्या है, वो हरदा से कम है। तो सही ऑर्डर होगा निवारी। निवारी के बाद में ज्यादा जनसंख्या होगी आगर मालवा की, और उसके बाद में हमारी जनसंख्या ज्यादा होगी हरदा की। लेकिन क्योंकि 2011 में ये दोनों जिले अस्तित्व में नहीं आए थे, इसलिए सही आंसर होगा हरदा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम इज। बिग बैंक should try to open offices in each district. There should be stiff competition among the various nationalized banks. Individual banks should adopt particular district for intensive development. All the banks should make efforts to mobilize deposit. तो इसका सही आंसर होगा सी, कि इंडिविजुअल बैंक जो है एक एक डिस्ट्रिक्ट अडॉप्ट करेंगे, ताकि बैंकिंग सेक्टर का उन डिस्ट्रिक्ट्स में, अनबैंक डिस्ट्रिक्ट्स में विस्तार हो सके। एक्सपांशन ऑफ बैंकिंग इन अनबैंक डिस्ट्रिक्ट्स में, इसलिए ये स्कीम लाए गए थे। लीड बैंक स्कीम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लीड बैंक स्कीम जो है वो गाडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन पर लाई गई थी, गाडगिल कमेटी, और ये स्कीम इंडिया में इंप्लीमेंट हुई थी 1969 में। तो 1969 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गाडगिल कमेटी ये स्कीम आई थी, और स्कीम का बेसिक उद्देश्य था कि हर एक बैंक जो है, कुछ बैंक जो है एक एक डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट करेंगे, जिससे कि उन डिस्ट्रिक्ट्स में बैंकिंग सेक्टर का विस्तार, बैंकिंग फैसिलिटीज की पहुंच बढ़ाई जा सके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेम द कमिटी व्हिच वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना। 2014 के पहले तेलंगाना नाम का कोई राज्य नहीं था। एक राज्य जिसको हम जानते थे वो था आंध्र प्रदेश। 2 जून 2014 को एक नया राज्य अस्तित्व में आया जिसका नाम था तेलंगाना। क्या तेलंगाना की डिमांड 1955 से ही होती आ रही है, जबकि फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जब बना था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जब बना था, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि हैदराबाद को एज अ सेपरेट स्टेट रिटेन किया जाए, और तभी से तेलंगाना की मांग चलती आ रही है। जैसे जैसे सरकारें बदलती रही, पॉलिटिकल मूवमेंट्स बढ़ते रहे, और फाइनली
2014 में श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन पर, श्री कृष्णा कमेटी इसका सही आंसर होगा, इसकी रिकमेंडेशन पर 2 जून 2014 को एक नया स्टेट बनाया गया आंध्र प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को अलग करके, जिसका नाम बताया गया तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना अभी काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा, क्योंकि तेलंगाना के जो मतलब तेलंगाना से अलग हट करके आंध्र प्रदेश जो नया बना उसकी कैपिटल अभी भी हैदराबाद ही है। दोनों स्टेट की कैपिटल अभी भी हैदराबाद रिटेन की गई है टेम्पररी बेसिस पर। आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल प्रपोज की गई अमरावती, लेकिन जब वहां पर जगन मोहन रेड्डी साहब की सरकार बनी तो अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल का दर्जा दिया गया, लेजिस्लेटिव कैपिटल। एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाने की बात की गई विशाखापट्टनम को, और जुडिशियल कैपिटल बनाने की बात की गई कर्नूल को। खैर, ये तीनों ही प्रावधान जो है, तीनों ही कैपिटल जो है अभी अस्तित्व में नहीं आई है, और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट तक भी ये केस जा चुका है। अभी भी जुडिशियल मतलब स्क्रूटनी के अंदर में है कि इस केस का क्या होगा और तीनों कैपिटल को मंजूरी मिलती है कि नहीं। लेकिन जब तक नहीं मिलती, हमारे लिए अमरावती ही परमानेंट कैपिटल जो है आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। लेकिन टेम्पररी तौर पर अभी भी बिजनेस जो है हैदराबाद, जो कि दोनों का एक सामूहिक कैपिटल है, तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश का, वही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन पार्लियामेंट मेक लॉज अंडर द रेसिडुअरी पावर्स? रेसिडुअरी पावर्स, अवशेषी शक्ति, अवशेषी सब्जेक्ट्स, अवशेषी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है भारतीय संसद को रहता है। ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। ये अधिकार उनको मिलता है अनुच्छेद 248 आर्टिकल नंबर 248 के अंतर्गत। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शेड्यूल नंबर 7 जो कि डिवीजन ऑफ पावर से रिलेटेड है, इसके अंदर 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रहता है पार्लियामेंट को। स्टेट लिस्ट के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रहता है स्टेट्स को, स्टेट लेजिस्लेचर्स को, और कॉन्करेंट लिस्ट पर इन दोनों को ही अधिकार रहता है कानून बनाने के लिए। लेकिन जो भी विषय इस शेड्यूल 7 की इन तीनों लिस्ट से छूट गए हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। और इन रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास रहेगा? पार्लियामेंट के पास, ऐसा अनुच्छेद 248 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following are the objective of मध्य प्रदेश स्टेट मिनरल पॉलिसी? ऑप्शंस देखते हैं। नवीनतम तकनीक को लागू करना, टू इंप्लीमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टू डिस्कवर न्यू मटेरियल्स एंड इनवाइट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, टू मेक लाइसेंसिंग एंड परमिट प्रोसीजर्स मोर ट्रांसपेरेंट, ज्यादा ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया बनाने के लिए, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका उचित आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। स्टेट मिनरल पॉलिसी, खनिज नीति, मध्य प्रदेश की नवीनतम खनिज नीति जो है 2010 में आई है। लेकिन सबसे पहली जो खनिज नीति थी मध्य प्रदेश की, दैट केम इन 1995। 1995 में मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति लागू हुई थी। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो ये फैक्ट भी गौर करने योग्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है कि भारतीय संसद के दोनों सदन की पहली संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया था। कौन से बिल के ऊपर फर्स्ट जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस वाज कॉल्ड अपॉन? सबसे पहले देखते हैं जॉइंट सिटिंग क्या होती है, जॉइंट मीटिंग क्या होती है। जॉइंट मीटिंग मतलब पार्लियामेंट में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को साथ में बिठाना ही जॉइंट सिटिंग है। ठीक है, और ये कौन कर सकता है? ये प्रेसिडेंट कर सकता है। अब आपके दिमाग में होगा कि अभी तक तो जो है हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 108, जिसके अंतर्गत जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। और लास्ट ईयर प्रीलिम्स में एक सवाल पहले पूछा भी जा चुका है कि किस तरीके से इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट होता है या फिर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है। तो इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट अपना इंटेंशन जाहिर करते हैं और जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। लोकसभा के कक्ष में जॉइंट सिटिंग होती है कि लोकसभा का कक्ष बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है।
आर्टिकल 108 के अलावा आर्टिकल नंबर 86 सब क्लॉज 1 और 87 के अंदर भी प्रेसिडेंट के स्पेशल एड्रेस के लिए अगर वो चाहे तो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। लेकिन 108 के अंतर्गत बुलाई गई ज्वाइंट सिटिंग का मकसद होता है किसी भी बिल के अटक जाने के केस में। अब बिल कैसे अटकता है? जैसे कि एक सदन ने, मान लीजिए लोकसभा ने बिल को पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा में जाकर के वो बिल पास नहीं हुआ। इन्होंने पास कर दिया, इन्होंने उसको होल्ड कर लिया। होल्ड फॉर कि भैया हमको ये बिल समझ में नहीं आ रहा, आप वापस भेज दीजिए, फिर से उसको अमेंड करके भेजिए, और इन्होंने नकार दिया, बोले हम अमेंड नहीं करेंगे। तो ये जो टसल की सिचुएशन है, दोनों हाउसेस से वो बिल पास नहीं हो पा रहा, इस टसल को सॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउसेस को साथ में बिठा देगा और बोलेगा कि अब वोटिंग कर ली जाए, कि जिसकी मेजोरिटी होगी, पास करने वालों की मेजोरिटी होगी तो ठीक है। ऐसे केसेस में लोकसभा को फायदा मिलता है क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से बिल पारित किया जाता है, और सिंपल मेजोरिटी में पहले ही लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है, राज्यसभा की स्ट्रेंथ हमारे यहाँ कम है, इसलिए लोकसभा के में जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी उसको बेनिफिट ज्वाइंट सिटिंग का ज्यादा मिलता है। खैर, तो इसका करेक्ट आंसर है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सबसे करेक्ट आंसर इसका है डाउरी अबॉलिशन बिल। और एक और फैक्ट आपको बता दूं, आर्टिकल 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सिटिंग आज तक सिर्फ 3 बार बुलाई गई है, जिसमें से एक है दहेज उन्मूलन बिल के ऊपर, सेकंड है बैंकिंग सर्विस एक्ट, बैंकिंग सर्विस बिल के ऊपर 1978 में, और तीसरा ये बुलाया गया है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में। तो 3 बार बुलाई गई है, एक तो यही वाला है, दूसरा है बैंकिंग सर्विस बिल रिपील बिल, और तीसरा बुलाई गई थी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में। तो ये 3 जगह पर आज तक ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत बुलाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट रोजगार सेतु योजना वाज लॉन्च्ड इन एमपी। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश में कब लागू की गई? तो इसका सब सही आंसर होगा 26 मई 2020, 26 मई 2020। चलिए देखते हैं रोजगार सेतु योजना क्या है। रोजगार से संबंधित होगी इसलिए नाम रखा है रोजगार, सेतु है मतलब कुछ ना कुछ ब्रिज कर दी होगी। ठीक है, देखते हैं क्या ब्रिज कर रही है। आपने देखा होगा कोविड जब आया था तो एक कॉन्सेप्ट चर्चा में था जिसका नाम है रिवर्स माइग्रेशन। अब ये रिवर्स माइग्रेशन क्या चिड़िया भाई साहब? रिवर्स माइग्रेशन है कि नॉर्मली लोग जाते हैं रूरल एरिया से, नॉर्मली लोग जाते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ, गांव से शहर की तरफ जाते हैं। और क्यों जाते हैं? एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले इस तलाश में। लेकिन जब कोविड आया तो ठीक उल्टा हुआ, रूरल से अर्बन की तरफ नहीं, अर्बन से लोग रूरल की तरफ वापस आने लगे, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स माइग्रेशन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोविड आने की वजह से जिन भी शहरों में लोग, गांव के लोग फंसे हुए थे, रोजी रोटी के लिए फंसे हुए थे, वहां पर उनको रोजी रोटी समाप्त हो गई, और रोजी रोटी समाप्त के साथ में घर का किराया भरना पड़ रहा है, खर्चे, इतने बड़े शहर के खर्चे, तो उन्होंने अपना अर्बन लाइफस्टाइल त्याग करके वापस रूरल एरियाज में लौटने का प्रयास किया। साथ ही साथ ऐसे प्रदेश जहां पर रोजगार के अवसर कम है, वहां से लोग माइग्रेट करके गए ऐसे प्रदेशों में जहां पर रोजगार के अवसर ज्यादा है। जैसे यूपी बिहार के लोग जब चले गए महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से जब वापस से लोग आने लगे, ठीक है, यूपी बिहार की ओर, तो उसको भी रिवर्स माइग्रेशन बुलाया। मध्य प्रदेश में भी सेम हाल ही थे। मध्य प्रदेश के कुछ लोग बाहर के प्रदेशों में और बाहर के जिलों में नौकरी कर रहे थे, वो वापस लौटे, तो मध्य प्रदेश सरकार ने उनको रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार सेतु योजना चालू। इस योजना के अंतर्गत स्किल मैपिंग की गई, जो भी लोग वापस आए हैं उनकी स्किल मैपिंग की गई, और उन स्किल के आधार पर उनको क्या कार्य दिया जा सकता है, क्या काम वो कर सकते हैं, किस क्षेत्र में रोजगार कर सकते हैं, वो देखते हुए उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार ने किया। सही आंसर है सी, 26 मई 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following districts of मध्य प्रदेश has lowest sex ratio? सबसे कम लिंग अनुपात कहां पर है मध्य प्रदेश में भाई साहब? देखो मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात है भिंड में। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें तो 837 का लिंग अनुपात भिंड का है, 837 सबसे कम लिंग अनुपात 837 का यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है,
भिंड के अलावा मुरैना, ग्वालियर, दतिया, ये सारे जितने भी सेंट्रल हाईलैंड वाले जिले हैं, ठीक है, हमारे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जितने भी मध्य प्रदेश के, यहाँ पर एससी पॉपुलेशन ज्यादा है और एससी पॉपुलेशन ज्यादा के साथ साथ यहाँ पर लिंग अनुपात सबसे ज्यादा कम है। अगर हम इनको अरेंज करें लिंग अनुपात के बढ़ते क्रम में, तो भिंड सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है, इससे ज्यादा है मुरैना, फिर आता है ग्वालियर, उसके बाद दतिया। तो ये इसका बढ़ते क्रम में अरेंजमेंट है। खैर आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो इट इज बालाघाट, 1021। बालाघाट के बाद में एमपी का, पूरे एमपी का लिंग अनुपात भी आपको पता होना चाहिए, जो कि है 931, 931 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो ये एमपी का लिंग अनुपात है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ मध्य प्रदेश। अभी अपन ने डिस्कस किया सेक्स रेशियो ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 क्या है, 931। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्ट थ्रू विच मध्य प्रदेश पंचायती राज सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कौन से एक्ट के माध्यम से एस्टैब्लिश की गई, तो आंसर है मध्य प्रदेश पंचायत एक्ट 1962। 1962 के एक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने वाला भी पहला प्रदेश कौन सा है, मध्य प्रदेश। जब इस एक्ट के माध्यम से किया गया था, उस समय पर यह व्यवस्था थी सिर्फ ग्राम स्तर पर, जो 3 टियर स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो नहीं था। एक एक्ट के माध्यम से राज्य की सरकारों ने मान्यता तो दे दी, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। संवैधानिक दर्जा किससे मिला, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993। तो इस एक्ट के माध्यम से जब ये पास हुआ था, तब ये दर्जा दिया गया। कब हुआ था, 24 अप्रैल को हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायत दिवस भी बनाते हैं, पंचायती राज दिवस भी बनाते हैं। तो ये कुछ इससे जुड़े हुए फैक्ट थे। आपको पंचायती राज से संबंधित समितियों के नाम भी याद रहना चाहिए। बलवंत राय समिति, ये जितनी भी समितियां बनी हैं, है ना, सिंघवी समिति, ये जितनी भी समितियां बनी हैं, इन समितियों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के प्रावधान के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जो कि आप संविधान से पढ़ेंगे कि 243O क्या है, 243A में क्या देके रखा है, 243G में क्या देके रखा है, 243K में क्या देके रखा है, जो इससे संबंधित प्रावधान है। तो ये भी आपको पढ़ने होंगे प्रीलिम्स की एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12th वाला प्रश्न। 12th प्रश्न क्या कहता है, 12th प्रश्न कहता है शिवरावण समिति किससे संबंधित थी। शिवरावण समिति संबंधित थी नाबार्ड से। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है। ये शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था और अस्तित्व में कब आया, 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को यह अस्तित्व में आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, हु इश्यूज द स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन SDR इश्यू करता है। तो SDR बेसिकली IMF की करेंसी भी मानी जाती है, ठीक है, IMF की करेंसी है SDR। और अब SDR के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। SDR को 1969 में IMF ने क्रिएट किया था, ठीक है। ये IMF की करेंसी है, प्लस ये करेंसी 5 बास्केट करेंसी से लिंक्ड है। वो 5 बास्केट करेंसी कौन सी है, US डॉलर, ठीक है, यूरो, ठीक है, यूके का करेंसी, यूके का पाउंड, इसके बाद येन
और युआन, जापान और चाइना की करेंसी। ठीक है, तो ये 5 बास्केट करेंसी से लिंक्ड है एसडीआर। ठीक है, इंडिया के स्पेशल ड्राइंग राइट्स मतलब 2.75%, द लास्ट टाइम आई चेक्ड इट वाज 2.75% ऑफ द टोटल कोटा अलॉटेड बाय आईएमएफ। आईएमएफ ये कोटास अलॉट करते हैं कंट्रीज को। ये बेसिकली मनी नहीं है, इट इज नॉट मनी। ठीक है, बस ये एक फाइनेंशियल एसेट है जिसको कि आप ट्रेड कर सकते हो, दूसरी कंट्रीज को दे सकते हो अपनी कंट्री की लिक्विडिटी को एक शॉर्ट टर्म बूस्ट देने के लिए। ठीक है, तो ये था आईएमएफ की एसडीआर के बारे में। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं कुछ और बताने लायक फैक्ट हो तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a persistent fall in the general price level of goods and services is known as। किसी भी चीज का मूल्य में गिरावट, ठीक है, गिरावट अगर हो रही है मूल्यों में तो उसको कहते हैं अपस्फीति, डिफ्लेशन। ठीक है, 4 शब्द देके रखे हैं, चारों के मतलब देख लेते हैं एक बार। डिफ्लेशन मतलब जनरल डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये इन्फ्लेशन से ठीक अपोजिट है ना। इन्फ्लेशन से ठीक अपोजिट क्यों है? इन्फ्लेशन है जनरल राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और डिफ्लेशन है फॉल इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिसइन्फ्लेशन क्या है? डिसइन्फ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन तो है लेकिन उसकी दर कम हो रही है। मान लीजिए कि साल दर साल 10% की दर से, 10% के रेट से मूल्य बढ़ रहे थे, कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन अगले साल वो 5% की दर से बढ़ने लगे, 2% की दर से बढ़ने लगे, तो हम बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन की रेट कम हो रही है। मूल्य अभी भी बढ़ रहे हैं लेकिन द रेट एट विच द प्राइसेस वर इंक्रीजिंग वो कम हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन और डिप्रेशन ये दोनों भी मंदी जैसी स्थितियां हैं। ठीक है, डिप्रेशन मतलब बहुत लंबे समय तक अगर कहीं पर, ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज बहुत ज्यादा देखने को मिले, प्लस साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी होने लगे और आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप हो जाए तो हम कहते हैं डिप्रेशन। एक डिप्रेशन जिसके बारे में आपने सुना होगा 1928 का ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, यूएसए में आया था जिसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। हाल ही में कुछ समय पहले भी रिसेशन और डिप्रेशन जैसी चीजें आपको 2008-9 के समथिंग, 10 के समथिंग देखने को मिली थी, जिसमें इंडिया की इकोनॉमी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था हमारी, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है और वो जो मंदी थी वो आईटी सेक्टर की थी, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं झेलनी पड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में। ठीक है, सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, छोटी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बैंक है सिडबी। ठीक है, कब बनाया गया था? 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है, और प्रेजेंट चेयरमैन है इसके शिवा सुब्रमण्यन रमन। ठीक है, शिवा सुब्रमण्यम रमन इसके प्रेजेंट चेयरपर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to census 2011, which among the following district has lowest percentage of scheduled caste population? SC population की बात की जा रही है। ठीक है, अब इनमें से देखिए कौन कौन से जिले हैं जहां पर एससी पॉपुलेशन कम हो सकती है। बेसिकली सारे जितने जिले के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं वो जिले हैं जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाएगी, और जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर, तो ऐसा देखा गया है कि वहां पर अनुसूचित जाति एससी पॉपुलेशन कम मिलती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन 2011 सेंसस में अगर देखें तो कौन सी जगह पर ज्यादातर पाई गई? वो है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पाई गई, इसलिए झाबुआ में ही सबसे कम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो झाबुआ इसका सही आंसर होगा। चलिए, डिंडोरी के बारे में भी एक फैक्ट सुनते जाइए कि डिंडोरी जो है वो एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है मध्य प्रदेश में, है ना। रूरल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कौन से जिले में मिलती है? तो वो डिंडोरी में मिलती है। ठीक है, ज्यादातर वहां पर जितना भी जो आबादी है वो ग्रामीण आबादी है, शहर वहां पर कम है इसलिए। एमपी स्टार्टअप पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन, इसका आंसर है ए, दैट इज 13 मई 2022 को ये लॉन्च की गई। इसके 5 पिलर्स हैं, वो पांचों पिलर्स भी आपको पढ़ने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ आरसीवीपीवी नरोना एकेडमी? नरोना एकेडमी जो आपका सपना होगा जाने का, जहां पर एमपीपीएससी क्लियर करने के बाद डीसी है ना, डीएसपी लोगों की, तहसीलदार लोगों की, इनकी सबकी ट्रेनिंग की जाती है, कंडक्ट की जाती है ऑफिसर बनने के बाद। तो इसका जो नाम था दैट वाज लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान। बाद में इसका नाम परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि कहता है BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लोकेटेड इन भोपाल वाज ग्रांटेड महारत्न स्टेटस इन द ईयर। BHEL भोपाल को महारत्न स्टेटस कब दिया गया? 2013 में भाई साहब महारत्न स्टेटस दिया गया है। 2022 के पहले हमारे यहाँ पर 10 महारत्न कंपनी थी, अभी वर्तमान में 12 महारत्न कंपनी है, ठीक है, और कॉर्पोरेशन है, ठीक है, इसके बाद ONGC है, गेल है, भेल है, सेल है, ऐसी बहुत सारी महारत्न कंपनी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसमें से BHEL भी एक कंपनी है जिसको 2013 में महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। तो 12 टोटल है, ठीक है, 2 अभी रिसेंटली ऐड हुई है। तो दोनों कौन सी ऐड हुई है वो जरा पता करके मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ आरटीजीएस? सबसे पहले तो बताओ आरटीजीएस क्या है, ठीक है। आरटीजीएस इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, फंड ट्रांसफर, एक बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में जो हमको पैसा ट्रांसफर करना है उसके लिए आरटीजीएस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही एक होता है एनईएफटी, ऐसे ही एक होता है आईएमपीएस, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रांसफर करने के तरीके हैं, ठीक है। आरटीजीएस का मिनिमम लिमिट जो है 2 लाख है। 2 लाख से ऊपर का कोई भी अमाउंट जो है तो उसको हम आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। ये वापस से आंकड़ों से जुड़ा हुआ सवाल है। मध्य प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर है, मध्य प्रदेश में मेल लिटरेसी रेट क्या है, ये सवाल पूछना चाह रहा है। तो मेल लिटरेसी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में 78.7। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। फीमेल लिटरेसी पॉपुलेशन भी जरा ध्यान कर लीजिएगा। फीमेल लिटरेसी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में कितनी है, ठीक है, टोटल लिटरेसी कितनी है, ये सब सवाल प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। पारधी ट्राइब, ठीक है, पारधी के बहुत सारे सब ट्राइब आपने सुना होगा जब हम पढ़ते हैं कल्चर वाला पार्ट मध्य प्रदेश का, तो पारधी ट्राइब में चीता पारधी है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सब ट्राइब इसके आपको देखने को मिलेंगे। पर हमसे सवाल पूछा गया कि पारधी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित है, विदिशा, सागर, सिंगरौली, रीवा, झाबुआ, अलीराजपुर, सीहोर या रायसेन। तो इसका आंसर है सीहोर, रायसेन। सीहोर और रायसेन वाले बेल्ट में आपको पारधी ट्राइब देखने को ज्यादा मिलती है। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सरकार द्वारा सूचीबद्ध 8 प्रमुख उद्योगों का हिस्सा नहीं है? कोर इंडस्ट्रीज पूछा गया है। 8 कोर इंडस्ट्रीज है हमारे यहाँ, ठीक है। 8 कोर इंडस्ट्रीज में पेट्रोलियम है, ठीक है, कोल है, क्रूड ऑयल है, ठीक है, स्टील है, लोहा मिलता जुलता शब्द है लेकिन लोहा मेंशन नहीं किया गया है, स्टील मेंशन किया गया है। खैर सही आंसर होगा इसका सी, आयरन। फर्टिलाइजर भी है, क्रूड ऑयल भी है और कोल भी है। ये वाली जो तीनों इंडस्ट्रीज यहाँ पर मेंशन है, तीनों ही कोर इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। स्टील हिस्सा नहीं है, आयरन हिस्सा नहीं है, स्टील हिस्सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कोर इंडस्ट्रीज बेसिकली क्या होती है भैया? कोर इंडस्ट्रीज होती है ऐसी इंडस्ट्रीज जिनकी जो बिल्कुल एकदम बेसिक इंडस्ट्रीज है, जिनमें अगर इन्फ्लेशन या फिर जिनमें कुछ भी दिक्कत होती है पूरी की पूरी कंट्री की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोर है, बेसिक है, ठीक है, वो सब कोर इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट उन्नति कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? Which ministry has launched Project Unnati? Project Unnati was launched by Ministry of Rural Development, ग्रामीण विकास, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। क्या है उन्नति, ये तो देख लें जरा। ये प्रोजेक्ट उन्नति जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए है। किसका स्किल डेवलपमेंट? मनरेगा वर्कर्स का। मनरेगा आपने सुना होगा 2005 में आया, ठीक है, नरेगा
महात्मा गांधी नरेगा, MG नरेगा। ठीक है, मनरेगा बेसिकली एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए दिया गया है कि कम से कम आपको इतने दिनों का रोजगार सरकार प्रदान करेगी ग्रामीण लोगों को। ठीक है, लेकिन इसमें जो काम है वो बेसिकली कैसा है, अनस्किल्ड लेबर है, और अनस्किल्ड लेबर होने की वजह से जितने भी लोग यहाँ पर ज्यादातर जुड़ते हैं वो अनस्किल्ड लोग ही जुड़ते हैं। तो सरकार ने टारगेट करने की कोशिश करी कि क्यों ना मनरेगा वर्कर्स को अपस्किल किया जाए, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, जिससे कि उनकी निर्भरता, किस पे निर्भरता, मनरेगा पर निर्भरता कम हो सके, और जो साइक्लिक या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम बोलते हैं वो अगर उनके पास है, वो उनको सामना करना पड़ता है उस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का, तो अपस्किलिंग होने की वजह से वो मनरेगा से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और बाहर भी अपने स्किल के अनुसार कार्य कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट पा सकेंगे, जिससे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगी। तो ये प्रोजेक्ट उन्नति का मेन एम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट उन्नति के बाद में हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, हु वाज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड। इमरजेंसी के समय पर मध्य प्रदेश में कौन गवर्नर थे। ठीक है, गवर्नर की अगर बात की जाए तो दो गवर्नर आपको इसमें सही देखने को मिलेंगे, मतलब दो आंसर, दो ऑप्शन सही होंगे। एक है सत्यनारायण सिन्हा और दूसरे हैं चंगल राव रेड्डी, केसी रेड्डी। केसी रेड्डी जब 1962 से 68 तक इमरजेंसी भारत में लगाई गई थी, पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाई थी, तब ये गवर्नर थे। और ये गवर्नर के बारे में एक फैक्ट और जान लीजिए जो मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, गवर्नर राजभवन की वेबसाइट पर, कि ये ऐसे गवर्नर थे जो कि हिंदी नहीं जानते थे, he did not speak हिंदी, नॉन हिंदी स्पीकिंग, है ना। इसके बाद नेक्स्ट सत्यनारायण सिन्हा, जब जो हम इमरजेंसी जिसकी ज्यादातर बात करते हैं 1975 से 1977 के समय जब इमरजेंसी लगाई गई, तब गवर्नर थे सत्यनारायण सिन्हा। ठीक है, तो दोनों ही सही आंसर इसके होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा चलिए, इमरजेंसी की बात है तो थोड़ा इमरजेंसी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इमरजेंसी बेसिकली दो तरह की है, यहाँ पर तो नाम नहीं मेंशन किया था इसलिए हमने उसको मान लिया कि नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है ना। और अगर नहीं भी होता, नेशनल इमरजेंसी के अलावा भी हम बात करते तो दूसरों के नाम यहाँ पर ऐसे हमको दिख नहीं रहे हैं कि कुछ प्रेसिडेंट रूल के समय पर भी हो। इमरजेंसी तीन तरह की होती है, पहली होती है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल नंबर 356, और एक और स्पेशल केस है आर्टिकल नंबर 365, इसके अंतर्गत भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है एक पर्टिकुलर प्रदेश में। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 360, 360 अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। इंडिया में अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, 3 टाइम्स नेशनल इमरजेंसी लगी है। 2 का मैंने वर्णन दे दिया, दूसरी बार जो लगी थी वो लगी थी 71 में, जब हमने वॉर लड़ा था पाकिस्तान के साथ, तब। चलिए, बांग्लादेश अलग करवाया था ना पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश का नाम देकर के हमने एक अलग राज्य बना दिया, तो ये उस समय पर लगी थी। एक 1962 से 68 के बीच में लगी थी, और 75 से 77। ये पहली जो लगी थी वो एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर लगी थी, और जो बाद वाली लगी है ये तीसरी इमरजेंसी, जिसके बाद से वापस इमरजेंसी नहीं लगी, ये लगी थी इंटरनल एग्रेशंस, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण। और इसके बाद देखो कितनी खतरनाक माहौल बन गया था कि ग्राउंड ही चेंज कर दिया। पहले 3 ग्राउंड थे, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस। बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह ग्राउंड चेंज करके कर दिया आर्म्ड रेबेलियन। क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस इज वेरी वेग टर्म कि किसको इंटरनल डिस्टर्बेंस माने, ठीक है, तो इसलिए इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द बदल करके हमने कर दिया आर्म्ड रेबेलियन। अब इन 3 आधारों पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है एनएफएल विजयपुर की स्थापना निम्नलिखित में से किन देशों की सहयोग से हुई है? तो किसके किसके सहयोग से भाई साहब मध्य प्रदेश में एनएफएल विजयपुर की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है रशिया और जापान की मदद से। एनएफएल विजयपुर फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, गुना में है। गुना में ये कंपनी पड़ती है, बीना एक जगह है, वहां पर इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, गुना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं विजयपुर, एनएफएल विजयपुर के बाद में नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। बढ़िया से लिस्ट आ गई हमारे सामने, जरा देखते हैं इसमें क्या दे के रखा है। एक सूची बताती है कॉम्प्लेक्स के बारे में, दूसरी सूची में बताया कि वो कॉम्प्लेक्स कौन से डिस्ट्रिक्ट पे है। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां पर है? इंदौर में है, तो ये यहाँ पर मैच हो जाता है। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है, सीधे सीधे मैच हो रहे हैं। तो एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में, तो सीधा छिंदवाड़ा। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर, तो कुछ कंफ्यूजन था ही नहीं, सीधे सीधे मैच करने थे। ऑप्शन इसमें आएगा सी, A is 1, A is 1, B is 2, C is 3, D is 4। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल, Who is the present leader of opposition in मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में LOP कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? तो आंसर है गोविंद सिंह। कांग्रेस के विधायक हैं गोविंद सिंह, जो कि अभी मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका पर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स कम्स अंडर वेस्टर्न इंडियन रेलवे जोन? वेस्ट इंडियन रेलवे जोन में क्या क्या हिस्सा आता है? गुजरात आता है, ठीक है, गुजरात के बाद में राजस्थान का कुछ हिस्सा आता है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है, ठीक है, महाराष्ट्र का हिस्सा आता है। तो कुछ ऐसे इस तरीके है ना प्रदेशों के कुछ कुछ जिले, और गुजरात तो लगभग पूरा ही आता है। अब हमारे मध्य प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट दिए हैं इसमें, इंदौर, देवास और रतलाम। इनमें से कौन सा आता है? मेरे हिसाब से तीनों ही आते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव को टिक कर दीजिए, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज करेक्ट related to highest percentage of tribal population of districts in their respective area? ठीक है, मंडला, डिंडोरी, झाबुआ, बड़वानी, मंडला, डिंडोरी, झाबुआ, बड़वानी, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही कॉम्बिनेशन है? तो सी वाला कॉम्बिनेशन सही है, दैट इज झाबुआ में सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन, देन बड़वानी, उसके बाद है डिंडोरी और फिर है मंडला। तो एसटी का पॉपुलेशन के हिसाब से हमको अरेंजमेंट करना था, तो हमने वो करके सी वाले ऑप्शन पर टिक लगा दिया ना। परसेंटेजेस भी आपको ध्यान रखने चाहिए, स्टार्टिंग के 2-3 जिलों के परसेंटेजेस आपको ध्यान होने चाहिए, कई बार एमपीपीएससी पुलिस में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले अध्यक्ष कौन थे? लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, मध्य प्रदेश की विधानसभा में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले स्पीकर थे कुंजीलाल दुबे। चलिए नेक्स्ट आंसर बी है इसका, कुंजीलाल दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ऑल द गुड्स विल बी टैक्स्ड एट द सेम रेट। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी 2017 में लागू किया गया, ठीक है, और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, बिल्कुल है, लेकिन सारे की सारे गुड्स एंड सर्विसेज के टैक्स एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। 0% है, 5% है, ठीक है, उसके बाद 12% है, 18% है, ठीक है, 28% है। इस पे काफी ज्यादा विवाद भी हुआ कि 5 टैक्स स्लैब बना रखे हैं, 5, 12, 18, 28, और स्पेशल टैक्स स्लैब्स भी पार्लियामेंट और या जीएसटी काउंसिल चाहे तो लगा सकता है। जीएसटी काउंसिल 279A आर्टिकल में देखे भी रखा है, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन मुझे गलत लगता है। तो ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन दिए, केवल 1, 2, बोथ 1 and 2, नन ऑफ देम। तो पहला तो सही है, इसलिए ये गलत गायब हो गया,
क्योंकि दूसरा गलत है और ये नन ऑफ देम भी नहीं हो सकता, ये गलत है ही। सबसे सही ऑप्शन बचता है ओनली वन। थोड़ा एलिमिनेशन पे भी कभी कभी काम कर लेना चाहिए, फायदा मिल सकता है। चलिए ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ZBNF क्या है? एक एग्रो इकोलॉजी बेस्ड अप्रोच है एग्रीकल्चर की, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब बिना केमिकल के उपयोग के। अब भैया केमिकल का उपयोग किस तरीके से करते हैं हम? आपने सुना है खरपतवार, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, ये सब चीजें हम आजकल जो यूज करते हैं खेतों में हमारा उत्पादन बढ़ाने के लिए, यील्ड बढ़ाने के लिए, वो हम यूज करते हैं केमिकल से बनी हुई। और इस केमिकल से बनी हुई चीजों के कारण क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि भाई साहब हमारी जमीन की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। हम उसको आर्टिफिशियली फर्टिलेट कर रहे हैं और यील्ड लेते जा रहे हैं, क्वालिटी खराब हो रही है, सैंड और सॉइल इज डिट्योरेटिंग, लैंड इज डिट्योरेटिंग बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। साथ ही काफी ज्यादा कॉस्टली है, और कॉस्टली है इसलिए हर कोई पेस्टिसाइड और केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर अफोर्ड नहीं कर पाता। अब देखते हैं ZBNF के बारे में 3 सवाल दिए हैं। जीरो बजट फार्मिंग promises to end a reliance on loans and drastically cut production cost, ending the debt cycle for desperate farmers। बिल्कुल, क्योंकि पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल इस्तेमाल होंगे नहीं तो धीरे धीरे उनको धीरे धीरे लोन लेना बंद हो जाएगा, और लोन लेना जब बंद हो जाएगा तो डेप्थ साइकिल से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अंडर दिस इनिशिएटिव देयर इज नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। बिल्कुल, केमिकल्स का इस्तेमाल होगा नहीं, ना पेस्टिसाइड के रूप में, ना फर्टिलाइजर के रूप में, ना किसी और तरीके से। तो ये भी वाक्य सही है। द मूवमेंट फर्स्ट इवॉल्व्ड इन कर्नाटका, बिल्कुल सही, ठीक है। कर्नाटका में क्यों हुआ? आपने एक व्यक्ति का नाम अगर सुना हो, वो है सुभाष पालेकर साहब। पद्मश्री अवार्ड मिला है इनको 2016 में, और पद्मश्री अवार्ड भी इसीलिए मिला है ZBNF के लिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इन्होंने कर्नाटका के किसान संघ के साथ जुड़ करके, वहां के कृषकों के साथ जुड़ करके ZBNF को एक मूवमेंट के तौर पर चलाया, ठीक है। इसलिए ये तीसरा वाक्य भी इसका सही है। तो इसमें सही ऑप्शन मेरे को दिखता है, दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही वाक्य इसमें सही पाए गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following districts of Madhya Pradesh have sex ratio of more than 1000? 1000 से ज्यादा सेक्स रेशियो कहां का है? तो इसका ऑप्शन है ए, राइट। ए ऑप्शन इसका आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी में, सॉरी बी ऑप्शन, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट एंड अलीराजपुर। अनूपपुर में नहीं है, अनूपपुर में थोड़ी कम है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट एंड अलीराजपुर, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। बालाघाट में अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया 1021 है, अलीराजपुर में 1011 है, ठीक है। इसके बाद मंडला है, मंडला में 1008 है, और डिंडोरी में 1002 है, ठीक है। अनूपपुर में भी अच्छा खासा लिंग अनुपात है, लेकिन 1000 से कम है। यहाँ पर पूछा गया 1000 से ज्यादा, तो आई वाज रॉन्ग कि मैंने पहला ऑप्शन बताया, लेकिन हाँ इसका ऑप्शन बी जो है वो सही बैठता है, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और अलीराजपुर, ठीक है। चलिए, क्योंकि मेरे को बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला दिखा, मैंने तुरंत लगा दिया। ये गलतियां आप लोग भी करेंगे, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता थी। इसमें एक ऑप्शन गलत आ रहा था, दैट वाज अनूपपुर। अनूपपुर की जगह ऑप्शन होना चाहिए था डिंडोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। बढ़िया क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है? BP पट्टाभी सिद्धारमैया, ठीक है। ये हमारे पहले गवर्नर थे, फर्स्ट। और एक फैक्ट और याद रखिए, ये शॉर्टेस्ट टेन्योर के गवर्नर थे। फुल टाइम गवर्नर की अगर बात करें तो शॉर्टेस्ट टेन्योर वाले गवर्नर रहे। हरि विनायक पटास्कर साहब, ये दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ गवर्नर बने हैं, और इनका कार्यकाल सबसे ज्यादा था। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी ही होगा, हरि विनायक पटास्कर साहब। केसी रेड्डी साहब के बारे में मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, हिंदी नहीं जानते थे। निरंजन नाथ वांचू, इनके बारे में एक फैक्ट ले लीजिए कि ये पहले सिविल सर्वेंट थे, पहले ऐसे गवर्नर जो सिविल सर्विस के बैकग्राउंड से आते हैं, NN वांचू।
ये मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे, ठीक है। इसके पहले भी गवर्नर दूसरे राज्य में रह चुके थे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, ऐसी कुछ चीजें आपने सुनी होगी, उनकी बात करते हैं पहले। रिव्यू पिटीशन, ऐसी पिटीशन जो कि एक फरियादी द्वारा लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, कि आप हमारा डिसीजन रिव्यू कीजिए, आप आपका डिसीजन रिव्यू कीजिए एक बार फिर से। कब एक्सेप्ट की जाती है? 30 दिन के भीतर फाइलिंग करनी चाहिए। कुछ नया एविडेंस अगर आपको मिल गया है जो पहलानी हियरिंग में नहीं लगाया गया हो, इसलिए वो वाली पिटीशन एक्सेप्ट कर ली जा सकती है, ठीक है। और ये जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिला है संविधान के अंदर, वो मिला है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। अंडर आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन डिसीजन, ठीक है। चलिए, और ये क्यों किया जाता है? ताकि जस्टिस जो है वो प्रिवेल रहे, जस्टिस, अन्याय ना हो किसी के साथ, इनजस्टिस ना हो, इसलिए ये वाला प्रावधान जरूरी था। चलिए, नेक्स्ट सवाल आ चुका है हमारे सामने कि डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश विद द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इज। अगर यहां पर जिला होता तो बात अलग थी, पूछा है डिवीजन। अब देखिए, इंदौर एक ऐसा डिवीजन है जहां पर इंदौर में तो साक्षरता दर काफी अच्छी है, लेकिन इंदौर डिवीजन में आने वाले कुछ जिले जो हैं, जैसे कि अलीराजपुर हो गया, झाबुआ हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर लिटरेसी रेट काफी ज्यादा कम है। इसलिए ओवरऑल इंदौर डिवीजन की भी जो हम बात करेंगे तो वहां पर भी लिटरेसी रेट सबसे कम देखने को मिलता है इंदौर डिवीजन में। चलिए, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, द मर्जर ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। चलिए, जब JNK, जम्मू एंड कश्मीर को अलग किया गया और मतलब स्टेट का दर्जा छीना गया और उसको यूटी बनाया गया, तो 2 यूटी बनी, एक JNK बनी और इसके साथ में एक बनी लद्दाख। ये भी इसी समय हुआ है, 20 के समय पर जब JNK बनी है, तो ये यूटी विथ स्टेट लेजिस्लेचर है, और लद्दाख जो है सिर्फ यूटी है विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। जब ये सब हुआ तो हमारे यहाँ यूटीज की संख्या हो गई टोटल 9, लेकिन अभी वर्तमान में है 8। क्यों 8 है? क्योंकि 2 यूटीज, दादर नागर हवेली और दमन दीव, इनको मर्ज कर दिया गया। और ये डिसीजन कब इफेक्ट में आया? 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 को ये अस्तित्व में आया, प्रभाव में आया कि दोनों यूटी को मर्ज कर दिया जाना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। Which 5-year plan is considered as the start of real economic planning in MP? वास्तविक आर्थिक योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में किस पंचवर्षीय योजना से मानी जाती है? पहली पंचवर्षीय योजना का टेन्योर अगर आपको ध्यान हो तो उस समय पर तो मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया ही नहीं था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जब प्रारंभ हो गई थी, ठीक है, तब ऑलरेडी मध्य प्रदेश के महाकौशल रीजन, ठीक है, सेंट्रल रीजन, इन रीजन्स का इकोनॉमिक प्लान डिसाइड कर लिया गया था, इसलिए उनको सिर्फ इंटीग्रेट कर दिया गया 5-year प्लान में। 3 अलग अलग एंटिटीज थी हमारे यहाँ, उन तीनों एंटिटीज का 5-year प्लानिंग ऑलरेडी डिसाइड कर दी गई थी, अलॉटमेंट डिसाइड कर दी गई थी, इसलिए उनको हमने नहीं छेड़ा, ठीक है। इसलिए वास्तविकता में मध्य प्रदेश राज्य के लिए रियल इकोनॉमिक प्लानिंग चालू हुई वो 3rd 5-year प्लान से मानी जाती है। पहले में तो कार्व आउट नहीं किया था, दूसरा जब लागू किया है ना, तो उसके जस्ट बाद में ही हमारा राज्य बना, ठीक है, और उसके पहले ही अलॉटमेंट्स कर दिए गए थे। जब अलॉटमेंट्स ऑलरेडी कर दिए गए हैं, इसलिए फिर हमने उसको छेड़छाड़ नहीं की, ठीक है। इसलिए 3rd 5-year प्लान से हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत मध्य प्रदेश में होती है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू विकास दर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ
टर्म किसने इस्तेमाल किया? एक प्रोफेसर थे, 1970s के समय की बात है, राज कृष्णा इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का इस्तेमाल किया भारत की बहुत कम गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रिस्पेक्ट में। उसको रेफर करते हुए उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। बोला गया कि हिंदू लोगों की दर जो बढ़ने की है वो कम है, इस हिसाब से उसको तुलना की गई। बाद में बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसलिए बोला गया था क्योंकि जो प्रीवियस सरकार है वो अपनी सेक्युलर और सोशलिस्ट पॉलिसी की वजह से कुछ इस तरीके से कार्य नहीं कर पा रही कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़े। तो ये प्री लिबरलाइजेशन फेज में शब्द इस्तेमाल किया जाता था, जिसको राजकृष्णन साहब ने, है ना, राजकृष्ण साहब ने कॉइन किया था, ठीक है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। लेकिन 1991 के बाद में ये अस्तित्व में नहीं है, अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, पहले ज्यादा इस्तेमाल में किया जाता था टू रिफर द स्लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ एमपी वाज अनाउंस्ड इन द ईयर। कौन से साल में पहली इकोनॉमिक पॉलिसी मध्य प्रदेश की अनाउंस की गई थी? दैट वाज 1972, 1972 में अनाउंस की गई, ठीक है। 1972 में पहली इकोनॉमिक पॉलिसी मध्य प्रदेश की अनाउंस की गई। और जो है नई इकोनॉमिक पॉलिसी, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई है मध्य प्रदेश की, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1972, न्यू जो इसको हम बोलते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी है बेसिकली वो, दैट वाज इन 2014, 2014 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, which of the following statement correctly describes hung parliament? त्रिशंकु संसद को कौन सा वाक्य सही तरीके से डिस्क्राइब करता है? हंग पार्लियामेंट एक ऐसी पार्लियामेंट होती है जहां पर कोई भी पार्टी को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती। मतलब कुल मिलाकर के ऐसी सरकार बनने वाली है जो या तो कोएलिशन गवर्नमेंट हो या फिर पार्लियामेंट धीरे धीरे करके डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर मेजॉरिटी नहीं आती है तो ऐसी जो संसद है, ऐसी लोकसभा को हम बोलते हैं हंग पार्लियामेंट, ठीक है। A parliament in which no party has a clear majority, prime minister has resigned but president is not dissolved, parliament is not dissolved, parliament lacks quorum to conduct business, a lame duck session। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा, एक संसद में किसी भी पार्टी के पास बहुमत, क्लियर मेजॉरिटी नहीं होना, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following vice president of India is not appointed as president of the country? ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में से एम हिदायतुल्लाह साहब की बात करेंगे अपन, आर वेंकटरमन, कृष्णकांत और जाकिर हुसैन साहब की, चारों हमारे यहाँ पर, है ना, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के तौर पर काम किए, ठीक है। कृष्णकांत एक ऐसे व्यक्ति थे जो वीपी तो बने, वाइस प्रेसिडेंट तो बने, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं बने, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जरूर बने हैं लेकिन प्रेसिडेंट नहीं बने। दूसरे कुछ प्रेसिडेंट्स के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं। देखिए, एम हिदायतुल्लाह साहब भी जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं, 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं और एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। जब ना ही वाइस प्रेसिडेंट हो ना ही प्रेसिडेंट हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, ऐसा संविधान में प्रावधान है। तो जब ये 11 सीजीआई थे उस समय पर ऐसी स्थितियां डेवलप हुई कि इनको प्रेसिडेंट के तौर पर कार्य करना पड़ा, तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर रहे हैं। आर वेंकटरमन की अगर बात करें, ठीक है, तो ये 7th वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे यहाँ, 7th वाइस प्रेसिडेंट, और साथ में ये 8th प्रेसिडेंट भी बने हैं, 8th प्रेसिडेंट भी ये बने हैं। कृष्णकांत जो है ये 7th नंबर पे, ये 8th नंबर पे सॉरी प्रेसिडेंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट तो बने हैं लेकिन प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। जाकिर हुसैन की अगर हम बात करें तो जाकिर हुसैन जो है ये 2nd टर्म में
वाइस प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन ये प्रेसिडेंट बने थे थर्ड टर्म में, मतलब थर्ड प्रेसिडेंट थे। पहले तो हमको पता ही है राजेंद्र प्रसाद साहब बने थे, उसके बाद फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट हुए। तीसरे में हमको नंबर मिला जाकिर हुसैन साहब का, ठीक है, तीसरे प्रेसिडेंट के तौर पर, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो सी है ना, सी। कृष्णकांत वीपी जरूर बने हैं लेकिन प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। बाकी तीनों ने किसी न किसी समय पर प्रेसिडेंट की तौर पर काम किया है। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर किसने काम किया है, तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने काम किया है। इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर भी कार्य किया है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किया है और सीजेआई के तौर पर भी काम किया। तो तीनों पद पर रह चुके हैं ये, ठीक है। सीजेआई, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, तीनों ही न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह साहब रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोजगार निर्माण आप लोग पढ़ते होंगे, आशा करते हैं वैसी। और पंचायत के बारे में आती है। मध्य प्रदेश की दोनों ही पब्लिकेशंस है, मध्य प्रदेश में पब्लिश होती है रोजगार निर्माण और पंचायत का मैगजीन। ये वीकली न्यूज़पेपर है और ये मैगजीन है पंचायत से संबंधित। पूछा गया है कि कौन से पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है, तो पब्लिकेशन तो इसका है मध्य प्रदेश माध्यम, एमपी माध्यम, मध्य प्रदेश माध्यम। तो ऑप्शन है ए। अब ये मध्य प्रदेश माध्यम का हेडक्वार्टर कहाँ है? भोपाल, भोपाल में स्थित है, ठीक है। और स्टैब्लिश कब किया गया? इसको स्टैब्लिश किया गया 1983 में। चलिए 1983 में स्टैब्लिश किया गया है। मध्य प्रदेश माध्यम इसका पब्लिकेशन दोनों क्या करती है, एक वीकली न्यूज़पेपर है और दूसरा मैगजीन है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ऑन 7 नवंबर 2022 यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ 21 बलबीर जी की अध्यक्षता में किया गया था और 22nd जो मुझे ध्यान है वो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी के अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। पहले जो थे वो एमसी सीतलवाड़ साहब थे, फर्स्ट लॉ कमीशन के अध्यक्ष एमसी सीतलवाड़ साहब थे। और वर्तमान के कौन है? ऋतुराज अवस्थी जी। चलिए तो ये इसका आंसर है ए, ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएनजीसी, ठीक है। पर ये ओएनजीसी में आप एक चीज गौर करिएगा, कमीशन लिखा है, कॉर्पोरेशन नहीं लिखा है, ठीक है। खैर थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं ओएनजीसी का। जो ओएनजीसी की हम बात कर रहे हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये 1993 में अस्तित्व में आया है। इसके पहले जो संस्था थी उसको बोलते थे ओएनजी कमीशन और ये आया था अस्तित्व में 1956 में। इसके पहले भी एक संस्था थी जिसको बोलते थे डायरेक्टोरेट, ओएनजी डायरेक्टोरेट, ऑयल एंड नेचुरल गैस डायरेक्टोरेट। काम सबका यही था कि हिंदुस्तान में ऑयल और नेचुरल गैस की खोज करना और ज्यादा से ज्यादा जगह एक्सप्लोर करके हमको उसको बाहर निकालना है ताकि उसका इस्तेमाल आर्थिक गतिविधियों में किया जा सके। खैर कॉर्पोरेशन के तौर पर 1993 में इसको स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। लेकिन जब हम कमीशन की बात करें तो ये अस्तित्व में आया था 1956 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं। तो इसका आंसर जो होने वाला है दैट इज ए 1946 का आंसर ए 1956। चलिए स्वामित्व स्कीम रिलेटेड है म्युनिसिपैलिटी से, विलेज पंचायत, इंडस्ट्रीज और फिशरीज, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, उद्योग या मत्स्य पालन, किससे संबंधित है स्वामित्व योजना? विलेज पंचायत से संबंधित होगी। इन सारे ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो स्वामित्व योजना क्या है? देखो स्वामित्व योजना 24 अप्रैल को लागू की गई। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री साहब ने
24 अप्रैल को ही क्यों किया? क्योंकि पंचायती राज दिवस मनाया जाता है उस दिन, तो 24 अप्रैल 2021 को ये योजना लागू की गई। देखिए क्यों किया गया, इसका प्रमुख मकसद क्या था? गांव में बहुत सारे लोगों के पास घर तो हैं, लेकिन उन घरों का ओनरशिप का कोई कार्ड नहीं है। आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि घर बना लिए गए हैं, लेकिन घर की ओनरशिप का कोई लीगल दस्तावेज उनके पास अवेलेबल नहीं है। अब लीगल दस्तावेज नहीं होने की वजह से एक तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाती, सेकंड अगर ये घर गिरवी रख करके लोन लेना चाहे या उसको एज अ फाइनेंशियल एसेट यूज करना चाहे, तो क्योंकि उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये ओनरशिप का कार्ड देने के लिए स्वामित्व योजना चालू की गई कि अगर आपका कहीं पर भी गांव में घर बना गया हो तो ड्रोन से सर्वे किया जाएगा। ड्रोन से सर्वे करने के बाद अगर आप वहां पर काफी समय से रह रहे हैं तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का लीगल डॉक्यूमेंट आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप उसे एक फाइनेंशियल एसेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। लोन चाहे तो लोन ले लें और उस पैसे को कहीं अपनी दूसरी आर्थिक गतिविधियों को फाइनेंस करने में आप लगा सकें। तो ये इसका मेजर उद्देश्य था। अच्छी स्कीम थी जिससे कि गांव में प्रॉपर्टी जो ओन करते हैं और जिनके पास लीगल ओनरशिप के कार्ड नहीं है उनको इसके माध्यम से लीगल ओनरशिप कार्ड दिए गए। नेक्स्ट पूछा है, मध्य प्रदेश सरकार ने हर साल जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए 15 नवंबर को घोषणा की गई है कि 15 नवंबर को हम हर साल जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे। और 15 नवंबर को क्यों मनाएंगे? 15 नवंबर को इसलिए मनाएंगे क्योंकि बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा। बिरसा मुंडा ट्राइबल लीडर थे। इनकी जयंती को सेलिब्रेट करते हुए हम 15 नवंबर को आदिवासी या जनजाति गौरव दिवस के रूप में इसको मनाएंगे, टू पे ट्रिब्यूट टू बिरसा मुंडा, ट्राइबल लीडर। बिरसा मुंडा है ना, वही बिरसा मुंडा है जिन्होंने मुंडा रेबेलियन जो आपने सुना झारखंड के हैं, मुंडा ट्राइब के प्रमुख नेता थे आजादी की लड़ाई में। उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने की मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। चलिए, डिजिटल इंडिया मिशन वॉज लॉन्च्ड ऑन, ठीक है, 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, डेट्स है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए कुछ डिस्कशन का है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which one is not correctly matched in relation to various articles of Indian Constitution? नेशनल इमरजेंसी के आगे लिखा हुआ है आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। ठीक है, आर्टिकल 352 ही है। राष्ट्रीय आपातकाल का भी अपन ने देखा। स्टेट इमरजेंसी 356 प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। राज्य के आपातकाल 356 में ही लगाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल 360 में है, अभी हमने डिस्कस किया था। अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत मैच है। आर्टिकल नंबर 368 में अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में प्रोसीजर देकर रखा है। तो प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन अंडर आर्टिकल 368, 368। ठीक है, और ये प्रावधान जो है हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका से हमने ये प्रावधान अमेंडमेंट टू प्रोसीजर टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने बोरो किया है। ठीक है, तो ये है। चलिए, तो ये थे पहले 50 क्वेश्चन टेस्ट नंबर 3 के, जिसमें हमने यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 के बारे में डिस्कशन किया। अगले 50 क्वेश्चन के साथ मैं आपसे जल्द ही रूबरू होऊंगा। कैसा लगा आपको डिस्कशन? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज नीचे दिए गए बटन्स पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर करने का प्रयास कीजिए। राउज एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।